हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय सरकार की प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे बीए एमए का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप को अपनाया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था को तथा अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था जो होती है सरकार की, वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, कैबिनेट है या जो सरकार है जो कार्य कर रही है फ़िलहाल, वह अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के जो सदन है, निम्न सदन जिसमें से वह सरकार बनती है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। उसे जवाब देना पड़ता है अपने कार्यों और नीतियों के लिए कि ये नीतियाँ क्यों लागू कर रहे हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब उन्हें अब उत्तर देना पड़ता है विधायिका में। आगे देखते हैं, यह जो सरकार है, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह जो व्यवस्था है भारत में, वह ब्रिटेन से ली गई है। तो यह कौन कौन से देशों में उपस्थित है? ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और भारत में प्रचलित है। आगे देखते हैं, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इस व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे इसके विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में नाम किसी और का होता है, वास्तव में कार्य कोई और करता है। इस तरह से हम देखें, नामिक जो कार्यपालिका होती है या नामिक जो कार्यकारी होता है, वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति वो सारे कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया है देश का, जबकि रियली में जो काम करता है वो करता है प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था में। तो यहाँ हम अपने देश के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। इस तरह से राष्ट्रपति जो है वह राज्य का मुखिया नाम का होता है, और जो असली मुखिया है, जो सरकार का मुखिया है, जो कार्य करेगा, वो होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 जो है उसमें एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, और जिसका नेता जो होता है, उसका लीडर होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। जो मंत्रिपरिषद है वह प्रधानमंत्री उसका नेता होता है, और वो राष्ट्रपति को जो देश की जो भी नीतियां हैं, कार्य हैं, उन्हें कराने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देगी। मतलब वो बताएगी कौन से कार्य कैसे करने हैं। राष्ट्रपति के नाम से होंगे सारे कार्य, और उन सबको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि तुमने ये कार्य बताया, मैं नहीं करूँगा इसको, ऐसा नहीं होगा। जो मंत्रिपरिषद तय करेगी, राष्ट्रपति उस पर हाँ करेगा ही। दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। संसदीय व्यवस्था में जो भी दो दल हैं हमारे संसद में हमारी संसद में दो सदन हैं। पहला है राज्यसभा, फिर है लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसमें जो भी दल है, जो भी पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आती है, वही सरकार बनाती है, और उसी के दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसे शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री की। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करता है। अन्य मंत्री जैसे रेल मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री से पूछ कर करता है, उसकी परामर्श पे करता है कि तुम किस किस को
ज़्यादा अहमियत देते हो। जो जीत के उनकी पार्टी में जो भी अच्छे चेहरे होते हैं वो उनको लेके आते हैं। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगली विशेषता देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। गठबंधन अनुच्छेद 35, वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं और साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसी रूप में कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब है, जैसे जो मंत्रिपरिषद है या फिर कैबिनेट है, उसमें से अगर उन्होंने चुन लिया है कि ये बात हमें बोलनी है इस चीज़ के लिए, इस नीति के लिए, तो उनका कोई भी सदस्य किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। वो सारे एक चीज़ के लिए सभी उत्तरदायित्व सभी के ऊपर होगा। उस चीज़ का उत्तरदायित्व, जवाब जो देंगे वो बिल्कुल एक जैसा ही जवाब उसमें देंगे। अगली विशेषता देखते हैं, राजनीतिक एकरूपता। सामान्य मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। तो राजनीतिक एकरूपता होती है क्योंकि सारे ही जो दल में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो एक ही दल से आए हुए हैं, और एक दल में हमने देखा था, राजनीतिक दल में जो लोग हैं एक जैसी विचारधारा वाले एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उनकी विचारधारा सेम है तो वो एक रूपता बनाए रखते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी नीति को लेकर वो कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन जब गठबंधन वाली सरकार होती है, जब कई सारी पार्टियों के सदस्य मिलकर सरकार बना लेते हैं, तो उसमें वही है, अपने अलग अलग उनके मुद्दे होते हैं और वो किसी की सुनना चाहते नहीं हैं, तो उनमें दिक्कतें आती हैं किसी चीज़ को आगे अच्छे से करने के लिए। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता में हम देखते हैं, मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री जो है वह कार्यपालिका कैबिनेट के सदस्य भी होते हैं, और साथ ही साथ वह विधायिका संसद में जो नीचे वाला सदन है, निम्न सदन लोकसभा, उसके भी सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। जब किसी सदस्य को मंत्री बनना है तो वह सबसे पहले उसके पास संसद का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह लीडर होता है देश का। सरकार की व्यवस्था में वह मंत्रिपरिषद का, संसद का, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वह कैबिनेट का भी और संसद का भी, और साथ ही साथ जो उनका दल है, उनकी पार्टी है, वो उसका भी नेतृत्व करता है, वो उन सब का नेता होता है। अगली विशेषता है निचले सदन का विघटन। संसदीय व्यवस्था में निचला सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम समझें, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। वह कह सकता है कि इसका कार्यकाल पूरा हो गया है, अब इस जो लोकसभा है इसका विघटन कर दीजिए, अब नई सरकार आएगी और नए कानून बनाएगी, नए तरीके से कार्य करेगी। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। अगली विशेषता हम देखते हैं गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वह अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णय की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो जो मंत्री बनते हैं वह जो भी नीति लाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, मान लो कभी भी देश के लिए निर्णय लिए जाते हैं, कभी देश में कुछ समस्या हैं उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो जो नेता हैं वह जाके मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने ये नहीं बताते हैं कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसे ऐसे बात करी, हमने ऐसे सोचा था, ये वो लोगों को नहीं बताते हैं। वो गोपनीयता रखते हैं, अपनी बातों को, नीतियों को
बाद में उजागर करते हैं, वो मंत्री जाके नहीं करते, वो उनका नेता है, मुखिया है, वो बोलता है। मंत्री इतना कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो नेता बोलेगा वो उसी के साथ बोलेंगे। आगे हम देखेंगे इस व्यवस्था के दोष और गुण।